स्टेज ऑफ परपीरियम पीरियड। तो यहाँ पर टोटल है जो परपीरियम पीरियड की 3 स्टेज होती हैं, इमीडिएट, अर्ली एंड रिमोट। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐड भी किया हुआ है। 3 स्टेज होती हैं परपीरियम की। इमीडिएट मतलब फर्स्ट 24 आवर डिलीवरी होने के जस्ट बाद से लेके शुरुआती 24 घंटे आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। यहाँ पे यदि आपको पूछा जाए पार्चुरेशन दैट मीन्स होता है चाइल्ड बर्थ। अब ये नहीं है कि बच्चा गर्ल हुआ बॉय हुआ है। पार्चुरेशन का सिंपल सा मतलब है चाइल्ड बर्थ। तो इमीडिएट मतलब तुरंत ही, विद इन 24 घंटे के अंदर का जो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाता है? इमीडिएट परपीरियम पीरियड। व्हेन एक्यूट पोस्ट एनेस्थेटिक और पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन में अकर। तो शुरुआत के जो शुरुआती कॉम्प्लिकेशन है वो इसी इमीडिएट परपीरियम स्टेज में डेवलप होते हैं। फिर आता है अर्ली। इमीडिएट के बाद होता है अर्ली, जो कि पहला हफ्ता, शुरुआती 24 घंटे मतलब शुरुआती पहला दिन इमीडिएट। अर्ली वीक मतलब फर्स्ट वीक है जो पोस्टमार्टम पीरियड का, वो होता है अर्ली। फिर होता है रिमोट। रिमोट मतलब होता है आपका पूरा 6 वीक तक का ड्यूरेशन, जिसमें आपके पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जेनाइटल ऑर्गन क्या होते हैं? इन्वोल्यूशनल स्टेज में जाते हैं, मतलब रिवर्ट बैक होते हैं। जैसे बिफोर प्रेगनेंसी यूट्रस का वजन होता है 60 ग्राम, लेकिन टर्म प्रेगनेंसी होते होते यूट्रस का वजन 900 ग्राम से लेके 1100 ग्राम तक हो जाता है। स्ट्रेस्ड हो जाती है क्योंकि बेबी के साथ साथ है जो प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड, इन सभी को स्पेस देने के कारण, तो इसको भी वापस रिवर्ट बैक होना होता है। तो पूरा ड्यूरेशन क्या कहलाता है? परपीरियम पीरियड। और कितने हफ्तों का होता है? 6 हफ्ते या फिर 42 दिनों का। 3 स्टेज होती हैं, इमीडिएट, अर्ली एंड रिमोट परपीरियम। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन वैल्यू डिनोट्स एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो हीमोग्लोबिन की कौन सी वैल्यू बताएगी कि प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिया हुआ है? ऑप्शन में है हीमोग्लोबिन वैल्यू 11%, 12%, 9% या फिर 13%। तो आपको एक एडल्ट में पता होगा कि कितना हीमोग्लोबिन वैल्यू होता है। जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है हमारे शरीर में तो एनीमिया की कंडीशन है जो कंसीडर की जाती है। प्रेगनेंसी में एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में यदि एनीमिया हुआ है तो कितना हीमोग्लोबिन वैल्यू कंसीडर की जाएगी? तो यदि बिलो 9 से हीमोग्लोबिन वैल्यू है जो HB 9% से कम होता है, मतलब प्रेगनेंसी में एनीमिया हुआ है। एज पर WHO के अकॉर्डिंग एनीमिया इन प्रेगनेंसी कंसीडर किया जाता है यदि हीमोग्लोबिन वैल्यू लेस देन 11 ग्राम पर DL हो गई हो तब। लेकिन माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर एनीमिया, तो माइल्ड एनीमिया कंसीडर किया जाएगा कब? जब हीमोग्लोबिन वैल्यू 9 to 10.9 ग्राम पर DL हो, मॉडरेट 7 to 8.9, सीवियर में 4 to 6.9 और वेरी सीवियर में लेस देन 4 ग्राम पर DL हो। तो यहाँ पर यदि हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम जाती है, मतलब माइल्ड और मॉडरेट में आप टैबलेट से, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं। सीवियर और वेरी सीवियर में ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी आइडेंटिफाइड एज हाई रिस्क। तो हाई रिस्क का मतलब है यहाँ पर जो GTPAL स्कोर दिया गया है एज पर दैट स्कोरिंग सिस्टम के, यहाँ पर जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी वो कौन सी होगी? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर हो सकती हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड साथ ही साथ यहाँ पर यदि प्रीटर्म डिलीवरी हुई हो पहले, या अबॉर्शन हुए हो, मिसकैरेज हुए हो, तो वो सब तरीके की प्रेगनेंसी किस में कंसीडर की जाती है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर कौन सा है जो हाई रिस्क नहीं है? फर्स्ट है यहाँ पर G2P1 A0 L1 38 वीक्स विथ प्रीवियस LSCS, G1 P0 A0 L0 34 वीक्स विथ प्री एक्लेम्सिया, G1 P0 A0 L0 38 वीक्स एंड हाइट 156 सेंटीमीटर, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो GTPAL स्कोरिंग यहाँ पे दिया गया है एज पर दैट यहाँ पर जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए
पहली प्रेगनेंसी जो पहली प्रीवियस डिलीवरी हुई है कैसी रही है? सिजेरियन सेक्शन यहाँ पे करवाया गया है 38 वीक्स के साथ में, अभी प्रेजेंट में 38 वीक्स की प्रेगनेंसी है। प्रीवियस जो डिलीवरी हुई है LSCS हुई है, ग्रेविड 2 टाइम्स है, प्रीटर्म भी हुआ है, बच्चा एक P1 है, अबॉर्शन नहीं हुआ है लेकिन लाइव 1 है। तो जो प्रीवियस हुई थी LSCS से हुई थी, प्रीटर्म हुई थी। अब दूसरी भी यहाँ पर क्या है, प्री एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन तो ऑलरेडी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हो गई। यदि आपके क्लाइंट की हाइट 156 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट क्या है यहाँ पे ठीक ठाक है, 5 फुट से ज़्यादा हाइट है, 38 वीक की प्रेगनेंसी है, ग्रेविड पहली बार है, मतलब पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, और इसके पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री कुछ भी नहीं रही है कि गड़बड़ रही हो या सर्जरी हुई हो, सिजेरियन सेक्शन हुआ हो या फिर प्री एक्लेम्सिया हुआ हो या डायबिटीज़ रही हो, तो ये सब कुछ नहीं है। मतलब ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? देखिए यहाँ पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसीडर कब की जाती है, इसको हम थोड़ा सा और जूम करते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। देखिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसीडर होती हैं या तो माँ की उम्र 16 साल से कम हो या फिर 35 साल से ज़्यादा हो। 16 से कम होगी मतलब वो टीनेज प्रेगनेंसी कहलाएगी, 35 से ज़्यादा होगी तो एल्डर प्रेगनेंसी में जाएंगी, तो भी प्रॉब्लम होती है। यदि माँ को कोई क्रोनिक बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ हो, हाई बीपी होता हो, या कार्डियोवैस्कुलर या रीनल या थायराइड की प्रॉब्लम हो, तो उनमें भी चांसेस रहते हैं। फिर प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया मतलब प्रेगनेंसी में होने वाला ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी में होने वाली बीपी की कंडीशन हो, या RH से इम्यूनाइजेशन हो, या प्रीवियस हिस्ट्री रही हो स्टिल बर्थ की, मतलब बच्चा फीटस है जो गर्भ में ही उसकी डेथ हुई हो, प्रीवियस ऐसे हुआ हो। यदि जो प्रेगनेंसी IUGR हो, मतलब ग्रोथ रिटार्डेड प्रेगनेंसी रही हो, या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी रही हो, मतलब 42 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो गई हो, 2 या 2 से ज़्यादा या ट्विंस प्रेगनेंसी रही हो, या 37 हफ्ते के पहले लेबर पेन आए हों, या फिर प्रीवियस सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस रही हो। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि जो सर्विक्स है या तो वीक होने के कारण बार बार मिसकैरेज हो सकते हैं। इसके लिए सर्वाइकल सर्कलेज नाम का एक छोटा सा ऑपरेशन करके ट्रीट भी किया जाता है। इसके कारण भी प्रीटर्म डिलीवरी है जो हो सकती हैं। इवन 9वें महीने तक वायबल प्रेगनेंसी जा ही नहीं पाती, उसके पहले ही कॉन्सेप्शियस मटेरियल बाहर आ जाता है। तो ये क्या कहलाती है? कहलाएंगी सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और यहाँ पर एज पर दैट जो आपका GTPL स्कोर दिया गया है, तो वो यहाँ पर नॉर्मल है। वो कौन सा है? वो G1, P0, A0, L0। नेक्स्ट वन इज कौन सी पेल्विस है यहाँ पर? गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड या फिर नन ऑफ दी अबव? कौन सी टाइप की यहाँ पर पेल्विस की बात की जा रही है? तो यहाँ पर जब भी हार्ट शेप ब्रिम की बात की जाए, कैसे हार्ट शेप ब्रिम की बात की जाए, तो ये कहलाती है आपकी एंड्रॉइड पेल्विस। कौन सी? एंड्रॉइड पेल्विस। जब भी हार्ट शेप ब्रिम की बात की जाए तो ये कौन सी कहलाएगी? एंड्रॉइड पेल्विस है। देखिए यहाँ पर 4 टाइप की पेल्विस होती हैं जनरली। तो मोस्ट ऑफ दी यदि आपको पूछें गायनेकोलॉजिकल में, तो गायनेकोलॉजिकल में सबसे कॉमन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए जो कंसीडर की जाती है वो होती है गायनेकॉइड पेल्विस, जो यहाँ पर 50 to 70% फीमेल में पाई जाती है। वर्ल्ड वाइड बात करें हम तो एशियन वुमेन में 50 to 70% है जो ऑल वर्ल्ड वाइड है जो यहाँ पे होती है। और जनरली यहाँ पर जो सैक्रल कर्व है कैसा होता है? प्रॉपर वे में होता है, राउंडेड इनलेट होगा। कैसा होगा? राउंडेड इनलेट होता है गायनेकॉइड का। हार्ट शेप होता है किसका? एंड्रॉइड का। किसका होगा? एंड्रॉइड का। जो ब्रिम होता है, इनलेट होता है, हार्ट शेप होता है। और यदि हम बात करें एंथ्रोपॉइड की, किसकी? एंथ्रोपॉइड की, तो जनरली मेल में पाई जाती है और इसका जो इनलेट होता है वो ओवल शेप होता है। कैसा होता है? ओवल शेप। तो चारों टाइप की पेल्विस है, आपको इनका इनलेट क्या है? इनका इनलेट कौन सी गायनिक जो वेजाइन डिलीवरी के लिए फेवरेबल है, मेल में कौन सी पाई जाती है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। क्लियर? क्योंकि इनलेट कौन से डायमीटर हैं, क्या यहाँ पर जो प्रोमिनेंट है, इन सब से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं।
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि हार्ट शेप में नैरो फोर पेल्विस है, सियाटिक नोज में प्रोमिनेंट स्टियल स्पाइन है, इट्स अ एंड्रॉइड पेल्विस। क्या है? एंड्रॉइड पेल्विस। नेक्स्ट वन इज एट 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन द यूट्रस लुक्स लाइक। यदि 8 हफ्ते का जेस्टेशनल पीरियड है, प्रेगनेंसी है, 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी को एम्ब्रियो फीटस नहीं कहा जाएगा, जो यूट्रस में मटेरियल होगा वो एम्ब्रियो कहलाएगा। तो यदि 8 हफ्ते का जेस्टेशन है तो यूट्रस कैसी देखने में लगेगी? लार्ज ऑरेंज, क्रिकेट बॉल, साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट या फिर स्मॉल अनरिप्ड पियर। तो यहाँ पर ग्रेप फ्रूट की तो 4 वीक में रहेगी, लेकिन ऑरेंज शेप में कैसे? 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी में यूट्रस कैसी लुक्स लाइक होगी? लार्ज ऑरेंज शेप में, या फिर आप एक बॉल भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑरेंज शेप है जो एक कंसीडर किया जाएगा। बॉल गोल रहेंगी, ऑरेंज है जो उतने गोल की जगह थोड़ा सा इनमें ओवल भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यूट्रस कैसी देखने को मिलेगी 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी में? लार्ज ऑरेंज के जैसी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? लार्ज ऑरेंज। पर a strong, persistent and irrational fear of some specific object or situation that presents little or no danger to a person is called। तो यहाँ पर strong है, irrational fear है, तो ये क्या है? सिनकोप, इंसोम्निया, फोबिया या फिर एमनेसिया, क्या कहलाएगा ये? स्ट्रॉन्ग, परसिस्टेंट, इरेशनल फियर, तो ये कहलाता है क्या? फोबिया। क्या है? फोबिया। सिनकोप मतलब तो बेहोशी टाइप की होना आपको, फेंटनेस टाइप की। एमनेसिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, शॉर्ट टर्म में जिसको मेमोरी लॉस भी आप कह सकते हैं। इंसोम्निया का मतलब होता है कि स्लीपिंग डिफ़िकल्टी। तो अब बचता क्या है? फोबिया। फोबिया का मतलब होता है इरेशनल फियर। क्या है? इरेशनल फियर। फोबिया अलग अलग टाइप के होते हैं। अब इनके बेसिक टाइप हम जान लेते हैं जो आपको आ सकते हैं। एक्रोफोबिया, किसी किसी को ऊंचाई से डर लगता है। एरोफोबिया मतलब फियर ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइट में बैठने से किसी को डर लगता है, जो टर्बुलेंस वगैरह होते हैं उसके कारण। एस्ट्राफोबिया, किसी किसी को जो बादल चमकते बिजली गरजती उससे डर लगेगा। ऑटोफोबिया, किसी किसी को अकेले रहने में भी डर लगेगा। क्लस्ट्रो कॉमन है, एग्जाम में बहुत आता है, किसी किसी को क्राउडेड स्पेस या फिर किसी बंद जगहों पर डर लगना। हीमोफोबिया, फोबिया जुड़ गया मतलब डर, और हीम जुड़ गया मतलब की वर्ड। हाइड्रो मतलब वाटर से फोबिया होना, और ये रेबीज वालों में बहुत देखने को मिलेगा। जूफोबिया, किसी किसी को एनिमल से, जानवरों से बहुत डर लगता है। डिपेंड करता है कि वो जानवर कौन से हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सिनकोप का मतलब होता है फेंटिंग और अ सडन टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये चीज़ आपके साथ, क्या सभी के साथ ज़िंदगी में एक बार तो हो ही जाती है कि आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें आप कॉन्शियसनेस अपनी खो दें टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। एमनेसिया, इनएबिलिटी टू रिमेंबर इवेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ इंजरी के कारण या फिर कुछ मेडिसिन के कारण ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट वन इज a TB positive patient is on DOTS treatment, complain that his urine become orange. The nursing officer knows this is the common side effect of which medicine। यदि आपके पास ट्यूबरक्लोसिस का TB पॉजिटिव का मरीज आता है, डॉट्स ट्रीटमेंट पर चल रहा है, आके कहे कि उसका यूरिन का कलर कैसा आ रहा है? ऑरेंज। तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको क्या पता होना चाहिए कि ये डॉट्स ट्रीटमेंट की किस ड्रग के कारण ये साइड इफेक्ट हुआ है। ऑप्शन में स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन या फिर इथाम्ब्यूटोल। जब डॉट्स ट्रीटमेंट में जो प्राइमरी ट्यूबरकुलर ड्रग दी जाती हैं, फर्स्ट क्लास ड्रग दी जाती हैं इसमें डॉट्स में, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का पूछे तो ऑडिटरी नर्व डैमेज कर सकती है, 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व, और डीफनेस की प्रॉब्लम है जो हो सकती है। यदि ऑरेंज यूरिन की बात की जाए तो ये होता है रिफाम्सिन के कारण। किसके कारण? रिफाम्सिन के कारण। स्ट्रेप्टोमाइसिन बस इसमें एक ओनली ऐसी ड्रग है जिसको इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। किसमें? इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है, प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है। आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, इथाम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, 5 एंटी ट्यूबरकुलर की प्राइमरी ड्रग्स हैं, डॉट्स ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। डॉट्स ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो एटलीस्ट है जो 6 मंथ तक का तो होता ही होता है। कितना? 6 महीने तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लंबर पंचर इज डन इन बिटवीन विच वर्टिब्रा, तो लंबर पंचर है जो किस वर्टिब्रा में किया जाता है? C2, L4, L1, L2, L4, L5, L2, L3। कहाँ पर लंबर पंचर किया जाता है? लंबर पंचर के लिए जो बेस्ट वर्टिब्रा यहाँ पे यूज़ की जाती हैं वो होती हैं L4 to L5 तक। क्या है? L4 to L5 तक। यहाँ पर सी शेप पोजीशन भी दे सकते हैं, सिटिंग पोजीशन भी दे सकते हैं और लाइन साइड लाइन पोजीशन भी दी जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो स्पाइनल निडल है थर्ड और फोर्थ में भी इंजेक्ट करके CSF को बाहर निकाला जा सकता है और L4 और L5 में। लेकिन यदि आपको एग्जाम में L4 और L5 एंड L3 और L4 दोनों है तो आप मार्क किसको करेंगे? तब आपको L4 to L5 को मार्क करना होगा, क्योंकि कॉमनली हॉस्पिटल में यही साइट है जो अपनाई जाती है। याद रखना है आपको ये चीज़। नेक्स्ट वन इज पोजीशन आपको इमेज बेस्ड में देके पूछी जा सकती है। जो दोनों पोजीशन दी गई हैं, लंबर पंचर किया क्यों जाता है? CSF को बाहर निकाल के टेस्टिंग की जाती है। कुछ यदि प्रॉब्लम्स है, कुछ साइन सिम्टम ऐसे दिख रहे हैं जिसमें CSF का एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है, तब लंबर पंचर है जो किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूड। यदि एमनियोटिक फ्लूड का अमाउंट क्या है? कम है, तो कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा? ओलिगोयूरिया, पॉलीहाइड्रोमनियास, ओलिगोहाइड्रोमनियास या फिर हाइपरेमेसिस, कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा? तो यहाँ पर यदि एमनियोटिक फ्लूड क्या है? इनसफिशियंट है। इनसफिशियंट का मतलब होता है कम होना है। तो ओलिगोयूरिया तो यूरिन से रिलेट करेगा आपका, एमनियोटिक फ्लूड से नहीं। हाइपरेमेसिस का मतलब होता है प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग। पॉली मतलब ज़्यादा होता है कोई भी चीज़ हो, ओलिगो मतलब कम होगा। तो ओलिगोहाइड्रोमनियास क्या है? एमनियोटिक फ्लूड यदि इनसफिशियंट है तो ये क्या कहलाएगा? ओलिगोहाइड्रोमनियास। पॉलीहाइड्रोमनियास मतलब कि ज़्यादा होना, 2000 ml से भी ज़्यादा। क्या है? जो अल्फा पीटो इंडेक्स होता है, AFP इंडेक्स मोर देन 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना और 2000 ml से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूड का होना, वो कंडीशन कहलाती है क्या? पॉलीहाइड्रोमनियास। नेक्स्ट वन इज in an emergency when the patient is unable to state his blood group, if it is safer to cross match with which blood group। यदि लेट से कि हॉस्पिटल में कोई मरीज आया है, उसका पता नहीं है कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो सेफर साइड कौन सा ब्लड ग्रुप आप उसको दे सकते हो? O नेगेटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव या फिर नन ऑफ द अबव। इमरजेंसी में कोई मरीज है अनेबल टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप, तो क्रॉस मैच के लिए कौन सा ब्लड ग्रुप सेफ होगा? वो होगा O नेगेटिव। कौन सा? O नेगेटिव। O नेगेटिव को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। क्या है? यूनिवर्सल डोनर। अब यदि रेसिपिएंट की बात की जाए कि जो किसी का भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं, तो वो होते हैं AB पॉजिटिव। कौन से? AB पॉजिटिव। यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है यहाँ पर? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है जो क्या है? वो है AB पॉजिटिव। नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट वन इज if a pregnant woman has one live baby already, he has aborted 2 times, then obstetric history will be। GTPL स्कोरिंग एग्जाम में आपको बहुत आती है, कई एग्जाम्स में आती है GTPL स्कोर निकालना। अब यहाँ पर यदि प्रेग्नेंट लेडी है, यहाँ पर एक उसका बच्चा ऑलरेडी है, 2 को अबॉर्ट कर चुकी है, तो जो जेस्टेशनल OBG हिस्ट्री है, जो GTPL स्कोर है, वो क्या निकलेगा? G1 P2 A0, G4 P1 A2 या फिर G4 P0 A1 F नन ऑफ द अबव। फर्स्ट थिंग, ऑलरेडी एक बच्चा है, वो 2 बार अबॉर्ट कर चुकी, मतलब टोटल 3 टाइम जेस्टेशनल पीरियड हो गया और अभी रिसेंट में प्रेग्नेंट है, तो 4 तो उसका ए हो गया, G4 स्कोर हो गया, मतलब अभी प्रेग्नेंट है, एक बेबी ऑलरेडी है, 2 अबॉर्ट हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। अब यहाँ पर तो G4 हो गया, लेकिन वो 2 बार अबॉर्शन करवा चुकी है, तो A2 हो गया आपका। प्रेजेंट में एक बच्चा है, अभी लाइव बेबी है, तो 1 हो गया, तो स्कोरिंग आपकी क्या होगी? G4 P1 A2। क्या है? G4 P1 A2। नेक्स्ट वन इज एब्रप्ट विड्रॉवल ऑफ बारबिचुरेट कॉज। यदि
बारबिचुरेट्स को सडन स्टॉप कर दिया जाए तो क्या विड्रावल सिम्टम देखने को मिलेंगे? स्लीपीनेस, इरिथेमा, ईचिंग या फिर सीजर्स। एब्रप्टली बारबिचुरेट्स को विड्रॉ करने के कारण जितनी भी जो साइकोटिक ड्रग्स होती हैं उनको डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं जब, तो बिना डॉक्टर की परमिशन के उनको विड्रॉ नहीं किया जाता है, और यदि उनको सडनली स्टॉप किया जाता है पर्सन को सीजर्स भी आ सकते हैं। इवन जिसको सीजर्स की कंप्लेन नहीं है उसको भी सीजर्स आने के चांसेस हो सकते हैं। सीजर, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, वीकनेस होगी, नोजिया, वॉमिटिंग होगी, एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। तो जो बारबिचुरेट्स क्या हैं? CNS डिप्रेसेंट हैं, और इनको यदि दिया जा रहा है और सडनली यदि इनको स्टॉप कर दिया जाए तो ये क्या करेंगे? सीजर्स की कंडीशन भी पेशेंट को कॉज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत आता है जो कि एग्जाम में आपके लिए, लोकलाइज्ड एडिमा और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ऑन द फीटल स्कैल्प दैट डेवलप ड्यूरिंग लेबर इज नोन एज। तो लोकलाइज्ड एडिमा है जिसमें फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है फीटल स्कैल्प में, और ये हुआ है ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पर। तो ये क्या होगा? मोल्डिंग होगी, कैपट सक्सीडेनम होगा, क्राउनिंग होगी कि सेफेलोहेमेटोमा होगा। लोकलाइज्ड एडिमा की बात की जा रही है यहाँ पर, किसकी? लोकलाइज्ड एडिमा की बात की जा रही है जिसके कारण फीटल स्कैल्प में फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है, और ये हुआ है लेबर के टाइम पर, या तो ऑब्स्टेटिक लेबर रहा है या प्रोलॉन्ग टाइम तक फीटल का हेड है जो एंगेज रहा है, तो इसके कारण ये कंडीशन हो सकती है, और ये कहलाता है कैपट सक्सीडेनम। क्या है? कैपट सक्सीडेनम। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दो ऑप्शन में होती है, सक्सीडेनम और सेफेलोहेमेटोमा में। सेफेलोहेमेटोमा बात करें तो ब्लड, हीम ब्लड जुड़ गया, मतलब ब्लड यहाँ पे हो, लेकिन जब कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है लोकलाइज्ड एडिमा और स्कैल्प के यहाँ पर है तो ये कहलाता है कैपट सक्सीडेनम। हेमेटोमा, सेफेलोहेमेटोमा मतलब ब्लड, वो हुआ है कुछ इंटरनल ब्लीडिंग इंजरीज, जो प्रेशर लगा है पेल्विक के यहाँ से उस दौरान, तो वो क्या कहलाएगा? सेफेलोहेमेटोमा, जो कि कुछ दिनों में अपने आप ठीक भी हो जाता है। कैपट सक्सीडेनम प्रेशर इसमें भी पड़ा है, लेकिन यहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है स्कैल्प के यहाँ पर। दोनों इमेज आप याद रखें, एग्जाम में इमेज आ सकती हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरी फ्रॉम ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा में मोस्ट कॉमनली साइट क्या होगा इंजरी के लिए? ऑप्शन में है यहाँ पर अओर्टा, SBC, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। फ्लेयर चेस्ट आपने नाम सुना होगा, फ्लेयर चेस्ट। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन साइट होगी ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा के कारण वो कौन सी होगी? वो होती है राइट वेंट्रिकल साइड। कौन सी? राइट वेंट्रिकल साइड। यहाँ पर राइट वेंट्रिकल टू स्टर्नम के यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा होती है, इस कारण से यहाँ पर क्या होगा? ट्रॉमा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फ्लेयल चेस्ट देखने को मिलेगा, जो रिब्स हैं छोटे छोटे पार्ट में ब्रोक होके वहाँ पे फ्लोट टाइप होंगी, वो कंडीशन होगी। इसका मतलब क्या होता है? द चेस्ट वॉल दैट इज फ्लेयल इज अनेबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द लंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पर यदि रिब्स छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गई? ब्रोक हुई है, तो यहाँ पर जब जो प्रेशर पड़ेगा लंग्स एक्सपेंड होने में, उस दौरान जो चेस्ट दिखाई देगा वो कैसा होगा? फ्लेयल टाइप। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? फ्लेयल चेस्ट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन द मदर्स ब्लड इन NTD। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन होती है तो सीरम ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उसमें कौन सा मार्कर देखने को मिलेगा यदि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो रहा है? तो अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, एल्कलाइन फॉस्फेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो NTD है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में कौन सा बायोकेमिकल मार्कर है जो डिटेक्ट होगा? नॉर्मल रहता है लेकिन कम या ज़्यादा होना प्रॉब्लमेटिक होता है, तो वो होगा अल्फा फीटोप्रोटीन। क्या होगा? अल्फा फीटोप्रोटीन। यदि NTD में यदि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन हुई है तो जो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कैसा है? हाई रहेगा। और यदि डाउन सिंड्रोम की कंडीशन रहेगी तो जो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल है क्या होगा? लो होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अल्फा फीटोप्रोटीन यदि क्या है? हाई है। क्या है? हाई है।
मतलब यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है, बच्चे को एनटीडी, स्पाइना बाइफोसा ओकुल्टा हो सकता है, मेनिंगोमायोसिस, ये सब कंडीशन हो सकती हैं। यदि एएफपी अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल क्या है, लो है, तो बच्चे को डाउन सिंड्रोम मतलब कि ट्रायोसोमी डेवलप होने के चांसेस भी रहेंगे। तो दोनों केसेस में दिक्कत होगी। क्लियर। तो माँ के ब्लड में जो एनटीडी वाली यदि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात की जाए तो जो बायोकेमिकल मार्कर होगा अल्फा फीटोप्रोटीन, यदि हाई होगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो रहा है, लो होगा तो डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, द नॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बिलिकल इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज। तो एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें अम्बिलिका इंसर्ट होगी, कहाँ से, थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा से। तो क्या, वेलामेंटस, वेटल डोर, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, या फिर नन ऑफ दी। अब कौन सी कंडीशन होगी जिसमें अम्बिलिकस है जो मेम्ब्रेन के थ्रू प्लेसेंटा में इंसर्ट होगी, वो कहलाएगा आपका वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा। क्या होगा, वेलामेंटस इंसर्शन। ये देखिए नॉर्मली जो कॉर्ड है, क्या है, नॉर्मली जो कॉर्ड है कहाँ से इंसर्ट होती है, इधर से, लेकिन यहाँ पर जब ये मेम्ब्रेन के थ्रू इंसर्ट हो, कहाँ से, देखिए यहाँ पर ये मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सपोज्ड रहेंगी जो अम्बिलिकल, बाहर तरफ से ऐसे नेक के यहाँ से टर्न होके जाएंगे, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो कहलाता है वेलामेंटस। क्या है, वेलामेंटस ऑफ कॉर्ड इंसर्शन। नॉर्मल वे में कॉर्ड क्या रहेगी, डायरेक्ट इंसर्ट होगी, लेकिन वेलामेंटस में सर्वाइकल एरिया को कवर करेगी। और जब ये सर्वाइकल एरिया को बेबी के हेड की जगह जब भी कॉर्ड कवर कर जाए मतलब प्रॉब्लमेटिक है, तो ये कहलाता है वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। क्लियर। नेक्स्ट वन, ब्रेडन स्केल इज यूज्ड फॉर असेसिंग द रिस्क फॉर। जो ब्रेडन स्केल है किसके लिए यूज़ की जाती है, डेक्यूबिटस अल्सर, हाइपरटेंशन, यूटीआई या फिर डीएम के लिए, किसके लिए यूज़ किया जाता है ब्रेडन स्केल को। तो ब्रेडन स्केल ये यूज़ की जाती है डेक्यूबिटस अल्सर के लिए। देखिए यहाँ पर ब्रेडन स्केल में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन और फ्रिक्शन और सियर और साथ में सेंसरी। तो यहाँ पर जो बारबरा ब्रैडन और नैन्सी ब्रैक्सटन है 1987 में उन्होंने प्रेशर अल्सर के रिस्क के लिए इस ब्रेडन स्केल को क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था कि मतलब इतने चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब इतने इतने पॉइंट यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो टोटल यदि हम ब्रेडन स्केल स्कोर की हम बात करें 15 से 16 के बीच में माइल्ड होता है, लेकिन यदि 12 से 14 तो मॉडरेट, मतलब जो नंबरिंग यहाँ पे दी गई है 1 2 3 4 करके, तो यहाँ पर जो नंबरिंग यहाँ पे यूज़ की जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर यदि ब्रेडन स्केल में पर्सन क्या है, सेंसरी, मॉइस्चरिंग, एक्टिविटी कैसी है, मोबिलिटी क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, फ्रिक्शन और सियर क्या है, तो ये सब नंबरिंग काउंट करके है जो दी जाती है। जितने कम नंबर होंगे मतलब उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उतनी ज़्यादा स्टेज में अल्सर आपका फैल चुका है। तो डेक्यूबिटस अल्सर के लिए कौन सी स्केल अपनाई जाती है, ब्रेडन स्केल। क्या है, ब्रेडन स्केल। नेक्स्ट वन, द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वॉज प्रेजेंटेड इन 1956 बाय। तो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव 1956 में किसने दिए थे, बी स्किनर ने, मैक्स वेबर ने, बेंजामिन ब्लूम ने या फिर सॉक्रेट्स ने, किसने दिए थे टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिए थे बेंजाम एस ब्लूम ने, किसने, बेंजाम ऑफ एस ब्लूम ने। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में 6 लेवल थे। पहला नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, 6 ऑब्जेक्ट थे बेंजामिन एस ब्लूम ने जो दिए थे टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन में। किसने, बेंजामिन ब्लूम। इनके 6 ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखें, एग्जाम में आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, आइडियली दिस केयर शुड बिगन सून आफ्टर कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। कौन सी केयर है यहाँ पर, जो कंसीव करने के बाद से लेके प्रेगनेंसी होने तक की जाती है, पूरी प्रेगनेंसी भर कंटिन्यू की जाती है। एंटीनेटल केयर, प्री कॉन्सेप्शनल केयर, इंट्रानेटल केयर या फिर पोस्ट नेटल केयर।
कौन सी केयर की जाती है? सून आफ्टर कंसेप्शन से लेके पूरी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू की जाती है, वो केयर कहलाती है एंटीनेटल केयर। प्री कंसेप्शनल केयर उनके लिए की जाती है जो बच्चे कंसीव करना चाहते हैं, कंसीव नहीं हो रहे हैं, तो उनको जो केयर दी जाएगी। पोस्टनेटल आफ्टर द डिलीवरी दी जाएगी, परपीरियम पीरियड वाली केयर है यहाँ पर। एंटीनेटल में कंसीव करने से लेकर डिलीवरी के होने के पहले तक जो केयर दी जाती है वो कहलाती है एंटीनेटल केयर। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू WHO के 4 एंटीनेटल विजिट बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली विजिट जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो, सस्पेक्ट हो या कंफर्म हो। दूसरी 4 से 6 महीने में, मतलब 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। तीसरी 8वें महीने में। चौथी होती है 9वें महीने में, 36 to 40 वीक्स के बीच में। एटलीस्ट मिनिमम विजिट की बात की गई है, मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट हैं जो क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन चारों विजिट में किया क्या जाता है? BP चेक किया जाएगा, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, वेट और हाइट मेजरमेंट होगी जो कि ऑप्शनल रहती है, लेकिन यहाँ पर विजिट में ये चीज़ें भी यहाँ पे चेक की जाती हैं। लेकिन आपको ये 4 विजिट याद जरूर रखना है और इनका सीक्वेंस की कब कौन सी विजिट है जो की जाती है, एग्जाम में बहुत आता है। नेक्स्ट वन इज अ प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर्स द 1900 ग्राम ऑफ बेबी, द बेबी इज कंसिडर्ड इन विच कैटेगरी? यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी 1900 ग्राम का बच्चा डिलीवर करती है तो ये किस कैटेगरी में आएगा? प्रीटर्म, लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट या फिर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट में? तो इंडियन बेबीज़ का वजन होता है मोर देन 2.5 kg से ज़्यादा। कितना? 2.5 kg और 2500 ग्राम से ज़्यादा। लेकिन 1900 ग्राम का यदि बच्चा होता है, भले वो टर्म प्रेगनेंसी में हुआ है, मतलब कि 37 हफ्ते कंप्लीट करने के बाद हुआ है, तब भी वो क्या कहलाएगा? लो बर्थ वेट बेबीज़। क्या है? लो बर्थ वेट बेबीज़। नॉर्मल इंडियन बेबीज़ का जो बर्थ वेट 2.5 to 3 kg होता है, यदि 1500 से 2500 ग्राम तक आता है मतलब लो बर्थ वेट बेबीज़ है, या बिलो 2.5 है तो लो बर्थ वेट। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट ELBW वाले वो बच्चे कहलाएंगे जो 1000 ग्राम से भी कम के हुए हैं। वेरी लो बर्थ वेट 1000 से 1500 ग्राम के बीच वाले। क्लियर? नेक्स्ट इज बर्थोलिन डक्ट्स ओपन इनटू। तो जो बर्थोलिन डक्ट हैं कहाँ पर खुलती हैं? लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, लोअर वेजाइना या फिर ग्रुप्ड बिटवीन लेविया मेजोरा एंड हाइमेन। कहाँ पर खुलती हैं बर्थोलिन डक्ट? इनका काम क्या होता है? बर्थोलिन डक्ट का काम क्या होता है कि लुब्रिकेशन के लिए म्यूकस और फ्लूइड को रिलीज करना। फीमेल में पाई जाती हैं ग्लैंड। तो बर्थोलिन ग्लैंड है जो बर्थोलिन डक्ट है कहाँ पे होती हैं? ओपन होती हैं ग्रुप बिटवीन द लेविया माइनोरा एंड हाइमेन के बीच में। यहाँ पे देखिए मैं इससे इजीली समझ में आपको आएगा। बर्थोलिन ग्लैंड को ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पेयर में होती हैं 0.5 सेंटीमीटर के। वेजाइना के दोनों साइड लोअर राइट और लेफ्ट पोर्शन में रहेंगी। तो यहाँ पर यदि इनकी पोजीशन की बात की जाए तो राइट एंड लेफ्ट साइड में रहेंगी। राइट साइड 4 o'clock एंड 8 o'clock जैसी पोजीशन में रहेंगी वेजाइनल इंट्रोइटस के पास में। वेजाइनल इंट्रोइटस मतलब इंटरनल साइड रहेंगी और ये म्यूकस सीक्रेट करती हैं जो कि वेजाइनल लुब्रिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर यदि इनकी ओपनिंग की बात की जाए तो ये कहाँ पे होती है? लेविया माइनोरा और हाइमेन के बीच में। बर्थोलिन ग्लैंड की डक्ट है, यहाँ पे क्या करती हैं? म्यूकस को रिलीज करती हैं। तो यदि डक्ट पूछा है और ग्लैंड पूछे कहाँ पे होती हैं, तो ग्लैंड होती हैं वेजाइना के दोनों साइड पेयर में रहती हैं। और यदि इनकी डक्ट पूछी है तो कहाँ पर है? बर्थोलिन ग्लैंड डक्ट, तो ग्रुप्ड बिटवीन द लेविया माइनोरा एंड हाइमेन। नेक्स्ट इज a condition in which the menstruation occur but is not visible because of an obstruction of the outflow tract is known as। यदि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लेकिन बाहर फ्लो दिखाई नहीं दे रहा, ब्लीडिंग नहीं दिख रही है, आउटफ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कौन सी कंडीशन? और किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ही ऐसा डेवलप होगा। सॉरी, क्रिप्टोमेनोरिया, जीरोकॉप्स, डिस्मेनोरिया या फिर मेनोरेजिया। कौन सी कंडीशन होगी? ये आएगी कि मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं, कंडीशन मेंस्ट्रुएशन अकर्स बट इट्स नॉट विजिबल ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये होगा यहाँ पर क्रिप्टोमेनोरिया। क्या होगा? क्रिप्टोमेनोरिया। डिस्मेनोरिया का तो मतलब होता है पेनफुल
मेंस्ट्रुएशन, या फिर मेनोरेजिया में हैवी और प्रोलॉन्ग जो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना, वो क्या है, मेनोरेजिया। अब यहाँ पर जो क्रिप्टोमेनोरिया है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्रिप्टोमेनोरिया जैसा कहा कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। अभी ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर कहाँ पर हो सकता है? तो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर होने के चांसेस या तो यूट्रस के यहीं पे रहेंगे, लेकिन ये जो कंजेनाइटल सेप्टम एट्रेसिया फिर कुछ ब्लॉक है, उसके कारण यहाँ पर ये फ्लो बाहर नहीं आ रहा है। और ये जनरली देखने को मिलता है इम्परफोरेट हाइमन के केस में। इम्परफोरेट हाइमन का मतलब होता है कि हाइमन क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, उस केस में देखने को मिलेगा। और इसके लिए एक छोटी सी सर्जरी के थ्रू भी क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, क्रिप्टोमेनोरिया। नेक्स्ट वन इज टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट आपने पढ़ा है, 4 डिफेक्ट होते हैं इसमें, सभी डिफेक्ट हैं किसी एक को छोड़कर। ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो यहाँ पर जो 4 डिफेक्ट इंक्लूडेड होते हैं उसमें से कौन सा नहीं? ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा होगा, बीएसडी होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, लेकिन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की कंडीशन यहाँ पे नहीं होती है। क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की कंडीशन नहीं होती है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा, क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा, ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा होगा, वीएसडी होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा। लेकिन जो यहाँ पर पीडीए है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, यहाँ पे नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो 4 डिफेक्ट बताए हैं वो बताए गए हैं। पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस, क्या है? पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस में, जो पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो होना। क्या होना? नैरो होना। नैरो होगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड का फ्लो उतना नहीं हो पाएगा। वीएसडी में एक होल रहेगा, कहाँ पर? जो 2 लोअर चैम्बर को डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ पर। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या डिफेक्ट का मतलब ही यहाँ पर होल है, एक क्या है? होल है सेप्टम के यहाँ पर। जो आपने सुना होगा कि हृदय में दिल का छेद है तो उसकी सर्जरी की जानी है, वही कंडीशन है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज नेगल्स पेल्विस। तो नेगल्स पेल्विस किस तरीके की पेल्विस है? 1 सैक्रल अलाइ मिसिंग, बोथ सैक्रल अलाइ मिसिंग, या फिर काइफोटिक पेल्विस, या फिर ट्राई रेडिएट पेल्विस। ये चारों टाइप की जो यहाँ पे पेल्विस दिए गए हैं, नेगल्स पेल्विस हो गया, रॉबर्ट पेल्विस हो गया, ये एग्जाम में आती हैं। अभी तो आपने सेप पढ़े थे कि गायनेकॉइड, एंड्रोइड, एंथ्रोपॉइड, प्लेटिप्लॉइड, यहाँ पर ये अलग टाइप की पेल्विस हैं। तो जो नेगल्स पेल्विस होती हैं इसमें 1 सैक्रल अलाइ मिसिंग होता है। क्या होता है? नेगल्स पेल्विस में 1 सैक्रल अलाइ मिसिंग होता है। देखिए जो सैक्रल एरिया है क्या है, नेगल्स में मिसिंग रहेगा। रेयर केसेस में देखने को मिलेगी 1 सैक्रल अलाइ क्या होगा, मिसिंग रहेगा। यहाँ पर ये तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कंजेनाइटल ही होती हैं। और यहाँ पर जो अफेक्टेड साइड होती है वो होती है इलियोपेक्टेनियल लाइन। क्या है? इलियोपेक्टेनियल लाइन यहाँ पे नहीं रहेगी। सीधा सीधा आपको नेगल्स में याद रखना है कि 1 सैक्रल अलाइ मिसिंग है। और जो रॉबर्ट पेल्विक होती है इसमें जो पेल्विस का जो दोनों साइड के सैक्रल अलाइ मिसिंग होंगे, क्या होंगे? दोनों सैक्रल अलाइ मिसिंग होंगे। काइफोटिक में जनरली डिफॉर्मिटी होगी, स्पाइन से रिलेट करती हुई, डिफॉर्म्ड पेल्विस भी जिसको कहा जाता है। तो रॉबर्ट में दोनों अलाइ मिसिंग होंगे, सैक्रल अलाइ। नेगल्स में 1 सैक्रल अलाइ मिसिंग होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। यदि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है 28 वीक की प्रेगनेंसी में तो ये क्या है? मोलार प्रेगनेंसी, एक्टोपिक, प्लेसेंटा प्रीविया या आइडेंटिफॉर्म मोल। तो यहाँ पे चारों के जो क्लासिकल सिम्टम लिखे हुए हैं ऑलरेडी। मोलार में देखने को मिलता है स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस यूएसजी में। एक्टोपिक जिसको ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ वहीं इम्प्लांटेशन हो जाना, तो ये फैलोपियन ट्यूब में मोस्टली होता है, इसीलिए इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया का क्लासिकल साइन होता है पेनलेस ब्लीडिंग। आपको दर्द ही नहीं होगा और ब्लीडिंग होती रहेगी। और ये देखने को मिलता है जनरली 2nd ट्राइमेस्टर में। कब? 2nd ट्राइमेस्टर में। देखिए यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया के फिर ग्रेड होते हैं।
लो इम्प्लांटेशन पार्शियल या फिर टोटली। प्लेसेंटा जनरली सेंटर पार्ट में अपर साइड क्या होता है, अटैच होता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में होगा क्या कि ये डाउन साइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डाउन साइड आ जाएगा। समय के पहले क्या होगा, यहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है, डिटैच भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन के फिर क्या होते हैं, ग्रेड होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड या थर्ड ग्रेड प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन इज